नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। सामने आप पैनल पर देख रहे होंगे IAS प्री, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कुछ समझ में ना आए, है कि नहीं। कई बार आपके मन में ये सवाल आता होगा, चूँकि IAS प्री का एग्ज़ाम अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, मई में यह परीक्षा होने वाली है और आप इस बार पेपर देने वाले हैं, अपीयर होने वाले हैं इस एग्जामिनेशन में, तो फिर आपके लिए तो और अधिक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है। धीरे धीरे आगे आने वाले समय में कैसे समय को टैकल करें, कैसे स्टडी मटेरियल को हम टैकल करें, कैसे हम पूरी व्यवस्था को महत्व दें और किस हिसाब से हम अपनी पढ़ाई को सुचारू तरीके से, व्यवस्थित तरीके से कर सकें, है ना। और कई बार आपके जहन में, आपके मन में ऐसी स्थिति आ रही होगी कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, है ना। कन्फ्यूजन वाली स्थिति आ रही होगी और यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निश्चित तौर पर ऐसी स्थितियाँ आती ही हैं जब कई सारे आपके पास में स्रोत हैं, कई सारी जानकारियाँ हैं, कई सारे पहलू हैं सोचने और समझने के। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति पनपती होगी कि क्या हम पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें ताकि हम परीक्षा में सही तरीके से परफॉर्म कर पाएँ, सही तरीके से हम अपना निष्पादन दे पाएँ ताकि हम प्री को क्वालिफाई कर सकें, है ना। तो यहाँ पर आज हम इस चर्चा में इन्हीं सब बिंदुओं को महत्व देंगे और इन्हीं सब बिंदुओं के आधार पर जो सुझाव मैं आपको दूंगा, उसके आधार पर मेरा विश्वास है कि यदि आप उसको फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप यदि चलने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर मेरा विश्वास है कि आप सही तरीके से, बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? आइए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस पर एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर 3-4 डायमेंशंस को मैंने पिक किया है पूरी चर्चा को डिस्क्राइब करने के लिए। पहला है कि पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। दूसरा है विषय के टॉपिक्स का चयन। तीसरा है टॉपिक पर आधारित नोट्स में PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो, है ना, इनके अप्रोच को अपनाना। और चौथा है दैनिक रूटीन में एक विषय और करंट अफेयर्स को शामिल करना। क्लियर? ये 4 पहलू हैं जिनके आधार पर हम आज की चर्चा में ये डिस्कशन करेंगे कि आप इन 4 पहलुओं को आप अपनाते हैं तो फिर यह जो एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति आपके मन में आती होगी यदा कदा कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे हम मैनेज करें, इस दुविधा से आप इस माध्यम से दूर हो सकते हैं, निश्चित तौर पर दूर हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला है कि पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन, है ना। पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं IAS प्री एग्जाम में, उसमें 2 से 3 वर्ष 2022, 2021 और 2020, क्लियर, इन तीनों प्रश्न पत्रों को, इन तीनों सालों के प्रश्न पत्रों को आप अपने स्टडी टेबल पर जरूर रखिए, हमेशा कंटिन्यू इनको रखना है। क्लियर? इन तीनों प्रश्नों के जो प्रश्न पत्र हैं इनको पलटते रहना है, ठीक है। एक बार 2022 वाला जो पेपर है, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट वाइज, मैं सीधे आपको कह रहा हूं कि इनको गो थ्रू होते रहना है ना। तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं कि गो थ्रू होना है, ठीक है। गो थ्रू, रेगुलर गो थ्रू, ठीक है, रेगुलर गो थ्रू, निरंतर नियमित तौर पर इनको देखना है कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपको ये आइडिया मिलता है कि प्रश्न की प्रकृति क्या रहती है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से डायमेंशंस पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हमें किस तरीके से अपनी तैयारी को और बेहतर करने की आवश्यकता है ना। जब आप इन प्रश्नों को देखते हैं ना, तो आपके अवचेतन मस्तिष्क में, सबकॉन्शियस माइंड में एक व्यवस्था बन रही होती है, एक समझ विकसित हो रही होती है कि हमें अपनी पढ़ाई के दौरान में कौन से पॉइंट्स को अधिक महत्व देना है, कौन से कंटेंट को अधिक वरीयता देनी है, ठीक है ना। इससे ये अपने आप ऑटोमेटिकली यह जो स्थिति है, यह स्थिति डेवलप होते रहती है, विकसित होते रहती है। लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि आप हमेशा जब भी आप पढ़ें
है ना। सुबह में पढ़ते हैं, दोपहर में पढ़ते हैं, शाम में पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं। जब भी आप 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा जब भी आप समय लेते हैं एक बार बैठकर पढ़ने के लिए, तो फिर इन प्रश्न पत्रों को निश्चित तौर पर दोहराइए। जब इनको दोहराते हैं तो फिर ये चीज़ें आपकी क्लियर होती जाती हैं। अब है विषय के टॉपिक्स का चयन। ठीक है, जब हम कोई विषय पढ़ रहे हैं तो कौन से टॉपिक्स को हम पहले पढ़ें। मान लो कि मैं यहाँ पर इतिहास का एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना। अब इतिहास में 3 खंड है प्री एग्जामिनेशन में। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, है ना, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा है मध्यकालीन, और तीसरा है आधुनिक भारत। क्लियर। तो 3 तो खंड यही हो गए। अब इसके आधार पर आपको यह समझना है कि इन तीनों में से कौन से खंड से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, और साथ ही यह भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको इन तीनों में कौन सा खंड सबसे अधिक रुचिकर लगता है ना। तो इस कंटेक्स्ट में आप मान लीजिए कि आपको आधुनिक भारत सबसे अधिक रुचिकर लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि यही खंड आपको सबसे अच्छा लगे, है ना। तो आधुनिक भारत में निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको देखना होगा कि सवाल पिछले वर्षों में इस खंड से किस तरीके से पूछे गए हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता ही दिया है, उसको आप फॉलो कीजिएगा तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। इसके अप्रोच को, इसके डायमेंशन को समझने में आपको आसानी हो। ठीक है। अब आधुनिक भारत में भी कई सारे सब टॉपिक्स हैं। यह तो एक विषय ही है ना आधुनिक भारत, इसमें कई सारे सब टॉपिक्स हैं, है ना। अब इसमें क्या है कि भाई उत्तर मुगल काल से भी संबंधित कुछ गतिविधियां हैं, है ना। 1857 का विद्रोह भी है ना। फिर कृषक विद्रोह है, जनजातीय विद्रोह है ना। फिर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, और अपने आप में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है ना। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष 1885 से 1947 तक। क्लियर। ये बहुत ही मोटे तौर पर मैंने यहाँ पर बाइफर्केशन किया है, ऐसा नहीं है, इससे भी कहीं अधिक, कहीं और ज़्यादा बाइफर्केशन किया जा सकता है इस खंड का। तो आपको इस तरीके से टॉपिक वाइज थोड़ा अपने लेवल पर ये रिसर्च करना चाहिए कि हम इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में कौन कौन से हम सब टॉपिक्स को पिक करें सबसे पहले, जो अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको उनको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो इनको जब आप फिल्टरेट करते हैं, इसको आप वरीयता के क्रम में फिल्टरेट करें, है ना। प्रेफरेंस दें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा नहीं है कि किसी को हम पिक करें और किसी को हम छोड़ दें। छोड़ना तो किसी को नहीं है। वरीयता क्रम में आप इसको अरेंज कर सकते हैं, और यही स्थिति हर एक खंड में करनी है और हर एक विषय में करना है। पॉलिटी में भी, इकोनॉमी में भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी, सभी में। ठीक है। ज्योग्राफी में भी, सभी में आपको इस तरीके से यदि आप इसको करते हैं तो इससे आपको एक क्लैरिटी होगी, स्पष्टता होगी कि हम इस विषय में इन टॉपिक्स को हम पहले क्लियर करेंगे, देन फिर हम एक एक कर करके बाकी टॉपिक्स हम क्लियर करते रहेंगे। इससे आपके दिमाग में एक स्केच बनता चला जाएगा कि इस सब्जेक्ट में मेरा यह टॉपिक अब कवर में आ गया है, मेरे कवरेज में है। ठीक है। और इस हिसाब से आप स्नेह आगे बढ़ते जा सकते हैं, और इसी तरीके से आप सभी विषयों को कवर कर सकते हैं।
क्लियर? तो यह जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था आपके लिए उपयोगी हो सकती है। क्लियर? आगे बात करते हैं। टॉपिक पर आधारित नोट्स में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के अप्रोच को अपनाना, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब हुआ कि जो आपके पास नोट्स हैं, अब यहां पर मैं एक उदाहरण ले लेता हूं भूगोल का। ठीक है, भूगोल में आपके पास में जो नोट्स है, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। ठीक है, अब करना यह है कि मान लो आप विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, है ना। विश्व के भूगोल में आप किसी महादेश के बारे में पढ़ लें। मान लो कि आप यूरोपीय महादेश के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। यूरोपीय महादेश के बारे में आप कुछ उसकी अवस्थिति मैप पर देख रहे हैं, लोकेशन देख रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा सा तलाशिए कि भाई विश्व के भूगोल में यूरोप के मानचित्र पर आधारित कभी सवाल बना है या नहीं बना है। पहले तो ये बात देख लेनी है। ठीक है, थोड़ा सा उसको फिर से खंगालिए। जब आप उसको खंगालेंगे तो 2, 4, 5 क्वेश्चंस मिल सकता है, टकरा सकता है, जो निश्चित तौर पर यूरोपीय महादेश की प्राकृतिक अवस्थिति या फिर राजनीतिक अवस्थिति के आधार पर पूछे गए हों, निश्चित तौर पर पूछा गया होगा, है ना। यूपीएससी किसी भी महादेश को छोड़ती नहीं है, वो सभी महादेश से उनके प्राकृतिक लोकेशन या फिर उनके पॉलिटिकल लोकेशन के आधार पर सवाल बना ही देती है, पूछ ही लेती है। तो वहाँ पर जब आप देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि अच्छा, प्रश्न यहाँ पर इस हिसाब से पूछा गया है और मैं जो यहाँ पर पढ़ रहा हूँ या फिर पढ़ रही हूँ, इसमें ये चीज़ें हमको ऐड ऑन कर लेनी है ना। तो उस अप्रोच को आप अपने नोट्स में क्या कीजिए, ऐड ऑन कर लीजिए, उसको जोड़ लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई में एक क्या हो सकता है, एक ग्रोथ हो सकता है ना। उसको आप अप टू डेट कर सकते हैं। क्लियर? इसी हिसाब से सभी में आपको इस प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता है। यदि आप इस अप्रोच के साथ में अपने नोट्स को निरंतर अप टू डेट करते हैं तो फिर यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। क्लियर ना? अब इसमें कई सारी गतिविधियां हो रही होती हैं जिसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही आपको वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो अप्रोच है वो भी इसको देखने की जरूरत है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो डायमेंशन है वो क्या है? अगला है कि दैनिक रूटीन में एक विषय और करंट अफेयर्स को शामिल करना है। ये क्या है, इसको हम क्यों डिस्कस में रख रहे हैं? देखो, होता ये है, कई बार बच्चे सवाल करते हैं, मन में भी सवाल उठता है कि भाई मैं जो हमारे पास में सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट को मैं अभी पढ़ूं, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करूं, या फिर करंट अफेयर्स को अभी पढ़ लूं, या फिर केवल करंट अफेयर्स पर ही ध्यान दूं, सब्जेक्ट को हम जब समय आएगा तो देख लेंगे। क्या करें, क्या ना करें? ठीक है, तो यहाँ पर मेरा सुझाव यह है दोस्तों कि निरंतर हर दिन एक विषय, जो भी आप विषय पिक करते हैं, कोई भी विषय जो आप पिक कर रहे हैं वो, और साथ ही करंट अफेयर्स का जो हिस्सा है वो कम से कम 2 से 3 आवर्स का रखिए डेली। ठीक है, 2 से 3 आवर्स का करंट अफेयर्स का हिस्सा रखिए, उसको पढ़ने में, उसको रिवाइज करने में और अप टू डेट करने में। बाकी जो विषय है, इस विषय पर आप 5 से 6 घंटा हर दिन आप दे सकते हैं, है ना। इतना काफी है, मोर देन सफिशिएंट है इतना। क्लियर? तो जब आप करंट अफेयर्स पर 2 से 3 घंटा हर दिन पढ़ते हैं तो फिर जो वर्तमान में गतिविधियां हो रही हैं उसको आप निश्चित तौर पर कैच कर सकते हैं, है ना। और ये ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स में ये भी जानकारी दे दूं, थोड़ा सा मैं सुझाव दे दूं कि उल्टे क्रम में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए। उल्टे क्रम में, यानी कि अभी यदि अक्टूबर चल रहा है या फिर मान लो कोई भी महीना चल रहा है तो उससे पीछे
अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, ऐसे उल्टी दिशा में चलेंगे, ताकि ये पता रहेगा कि भाई ये घटना ऐसे ऐसे ये हो रही है ना। इस तरीके से आपको पढ़ना है। ओके, अब जैसे मई में एग्जामिनेशन है तो आपको अप्रैल तक की जो भी गतिविधियां रहेंगी करंट अफेयर्स में, उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एक महीने में जो भी मासिक पत्रिका, जो भी आप करंट अफेयर्स में नोट्स या किताब जो भी पढ़ते होंगे, एक महीने का पूरा आपके पास में एक कंपाइलेशन होना चाहिए, और उसको आप हर दिन 2 से 3 घंटा रिवीजन में दे सकते हैं। ठीक है, और साथ ही जो विषय है, विषय को आप साथ में लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इससे जो संतुलन है इन दोनों के बीच में, कि जो स्टैटिक विषय है वो और करंट अफेयर्स, इन दोनों के बीच का जो संतुलन है ये नियमित तौर पर बना रह सकता है। अदरवाइज फिर बाद में ना आपके पास में प्रेशर क्रिएट हो सकता है कि भाई मेरा विषय छूट रहा है, या फिर करंट अफेयर्स तो हमने पढ़ा ही नहीं, है ना। कई बार ऐसी स्थितियां आने लगती हैं। तो इन पहलुओं को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि यदि आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो इससे आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा, और यह लाभ आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी दिखेगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं किसी और कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, ताकि आप उस आधार पर अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकें। तब तक के लिए बाय बाय।